विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। कल हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिससे आपको वो चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा एंड इट विल बी मोर क्लैरिफाइड टू यू। ठीक है, उसके लिए हम लोगों की एक MCQ की सीरीज़ चलेंगी और दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन द वाइट बोर्ड, सो वी विल स्विच ओवर टू द MCQs इन द PDF फॉर्म एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लेट्स कम, तो लेट्स स्टार्ट बेटा। ये जो क्वेश्चंस हैं MCQs, ये सिर्फ आपके 11th क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, एम्स वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं 12th क्लास को पढ़ाती हूँ, 11th-12th को स्कूल में, तो मेरे पास काफ़ी रिफ्रेशर्स रहती हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी रिफ्रेशर्स हैं भी सही 11th-12th के लिए, जैसे एग्ज़ाम आइडिया अच्छी है और ट्रूमैन अच्छी है और NCERT तो है ही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे स्कूल्स में सपोर्ट मटेरियल वगैरह भी आता है, तो उसको भी मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो ये हर जगह से जहाँ से भी मुझे बेस्ट कंटेंट मिलता है तो मैं वो वहाँ से कंटेंट ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को उसमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप ही करेंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। तो ICBN की जो फुल फॉर्म है, हाँ सॉरी देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 3 कोड्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। तो जैसे हम लोगों ने वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन करा था, हम लोगों ने ये 11th क्लास के एक छोटे छोटे टॉपिक भी हम लोगों ने सारे कवर करे हैं। तो 3 कोड्स जो नॉमेनक्लेचर हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, सो दीज आर द वंस, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, फिर है ICZN और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, 11th क्लास की NCERT की डाली हुई है, मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही करवाया है आपको, तो उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 पार्ट में मैंने कवर करा है, तो हर वीडियो आप देखिए तो द क्वेश्चंस विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why new names are derived from Latin or the Latinized। जो न्यू नेम्स रखे जाते हैं वो लेटिनाइज्ड क्यों होते हैं, लैटिन में ही क्यों लेते हैं हम, बाकी इंग्लिश में नहीं ले सकते या किसी और लैंग्वेज में नहीं ले सकते? दिस इज़ बिकॉज लैटिन लैंग्वेज जो होती है वो डेड होती है। डेड मतलब दैट डजंट एग्जिस्ट नाउ, सो ऑब्वियसली द वन थिंग विच इज़ डेड, देयर विल बी नो चेंज इन द स्पेलिंग, नो चेंज इन द फॉर्म, नो चेंज इन इटैलिक्स, नथिंग। सो इसलिए हम लोग लैटिन लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं, जिसमें ताकि उसमें कोई भी बंदा कोई चेंजेस ना कर पाए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज़ बिकॉज लैटिन लैंग्वेज is dead and therefore it will not change in form of spelling. Okay, I hope it's clear. नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट द हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। देखिए, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज होता है जिसमें हम लोग किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने 7 कैटेगरीज पढ़ी हैं, तो वही उन्होंने पूछी हुई है कि हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर देयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। राइट नाउ व्हाट आर द पॉलीटाइपिक जेनरा। जब मैंने ये क्लास करवाई थी इसमें पॉलीटाइपिक में मैंने आपको इसके नोट्स भी बताए थे और ये बताया था पॉलीटाइपिक इट मीन्स दोज जेनरा विच हैव मोर देन 1 स्पीशीज, मल्टीपल स्पीशीज जिसमें होती हैं उनको पॉलीटाइपिक जेनरा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ कीज कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। कल ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने 2 टाइप की कीज़ बताई हैं, इंडेंटेड होती हैं, ब्रैकेटेड होती हैं। इंडेंटेड जो होती हैं उसमें मैंने आपको बताया जिगजैग या डॉटेड लाइंस होती हैं, और जो ब्रैकेटेड होती हैं उसमें ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। कीज़ बेसिकली होती क्या है, वो हम लोगों को किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्लोरा को, फौना को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं कंट्रास्टिंग फीचर्स को लेकर चलते हुए, तो उसको हम कीज़ कहते हैं। ये मैंने आपको कल क्लास में भी समझाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसलिए कह रही हूँ कि जिन बच्चों को अगर क्लियर नहीं हुआ है कल, तो वो ध्यान से सुन लें कि की इज़ एक्चुअली
फाइंडिंग समथिंग, आप देखो घर की जो चाबी होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है, कि कोई किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी चीज़ को मिलने के लिए। मतलब अगर आपके पास एक गुच्छा है, आपके पास 4 फ्लोर्स है, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द की फॉर योर ओन हाउस, राइट। इन द सेम वे, टू कैटेगराइज, टू आइडेंटिफाई एनी फ्लोरा, एनी फौना, वी यूज कीज। हम लोग वो लेते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम लोग ये करते हैं कि इस चीज़ का जैसे एग्जाम्पल ले लिया, सपोज हमने कहा कि एन ऑर्गेनिज्म विद विंग्स, फिर हमने दूसरी लाइन में लिखा एन ऑर्गेनिज्म विदाउट विंग्स। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में विद विंग्स का तो आर्बोरियल, मतलब जो उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के बारे में आपके दिमाग में आएगा ना। यू विल थिंक अबाउट द बर्ड्स, राइट। विदाउट विंग्स आएगा तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि ये लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दिस इज द की टू फाइंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ कीज, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। इंडेंटेड में ब्रैकेट्स नहीं होती, जिगजैग लाइंस होती हैं, ब्रैकेटेड में ब्रैकेट्स होती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाए, एनी क्वेरी यू वांट, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लांट एंड एनिमल टाइप्स डू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो देयर आर 1.2 मिलियन टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड द 0.5 मिलियंस ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ एनी स्ट्रक्चर, any system, any situation, anything into the large ones in a hierarchy. Hierarchy मतलब बड़ा से छोटा, increasing order, where the components of each level coordinate with one another towards a common goal. Organization एक ऐसा ग्रुप माना जाता है, एक ऐसा ग्रुप कहा जाता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को हम दिमाग में रख के उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उस ग्रुपिंग को ही हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हायरार्किकल लेवल में अरेंज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लाइफ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एटम से बने होते हैं, और एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। और बेसिकली इनका एक्सप्रेशन कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि हमारे जितने भी हमारी जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, दे आर व्हाट? दे आर एन एग्रीगेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, विच लीड टू द ग्रोथ। जो क्या करते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिंग, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ही, ठीक है। So what is life? Life is actually the chemical reactions which lead to the various metabolic processes like growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction, etc. फिर है नेक्स्ट है, नेम द क्राइटेरिया यूज्ड इन द मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़। देखो मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़ जो है, पहले तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मेन बेसिस रखा जाता था, बट अब तो साइटो टेक्सोनोमी जो सेल्स की स्टडी है, कीमो टेक्सोनोमी केमिकल रिएक्शंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें कि मॉलिक्यूल लेवल पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो, कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ द बिहेवियर जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और कंपेयर किया जाता है, मॉर्फोलॉजी जो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, एनाटॉमी जो कि उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड अदर एस्पेक्ट्स, और भी बहुत सारे डीएनए स्ट्रक्चर्स, उनकी हेलिकल फॉर्म्स, उनकी आपस में क्या कॉम्बिनेशंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हर साल आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दे हैव ऑलरेडी बीन अपीयर्ड इन सम एग्जाम्स, ठीक है। सो इसलिए प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरी इज अ बुक रिटन बाय। सिस्टमा नेचुरी जो बुक है वो किससे लिखी है? तो वो है बेंथम एंड हुकर नहीं है, जॉन रे भी नहीं है, लमार्क के तो मतलब ही नहीं है। तो जो सिस्टमा नेचुरी इज़ अ बुक रिटन बाय लीनियस, ये मैंने जब करवाई थी स्टार्टिंग में तो मैंने आपको ये बताया था कि लीनियस वॉज द वन जिन्होंने सिस्टमा नेचुरी बुक लिखी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। देखो सबसे पहली बात, अगर आप इधर से भी स्टार्ट करते हो तो देखो सबसे पहले स्पीशीज आएगी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज लास्ट में आएगी, राइट।
So second option, B option is absolutely correct, and first C, A, C and D are wrong. Okay. Now we come to the third question, which is less general in characters as compared to the genus. देखो, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स मतलब जहाँ पे कैरेक्टर्स की लेस जनरलाइजेशन है, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो जीनस से ऊपर क्या आ जाएगा, फैमिली देख लो, क्लास देख लो, डिवीजन देख लो, स्पीशीज़ देख लो. तो हमारे पास जीनस से जो नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे लेस जनरलिटी है वो क्या है, स्पीशीज़ है. तो वी विल मार्क स्पीशीज़. स्पीशीज़ इज द करेक्ट आंसर. अगर इसके ऊपर वाला कौन सा होगा, कोई भी नहीं है. स्पीशीज़ के ऊपर वाला तो कोई भी नहीं है ना. अगर फैमिली का पूछा जाए तो उसका जीनस होगा, ऑर्डर का पूछा जाए तो उसका फैमिली होगा. लेस जनरलिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, scientific study of the diversity of the organisms and their evolutionary relationship is called. देखो, जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो आपको मालूम है कि वेरिएशन हो जाती है. डाइवर्सिटी मतलब उनकी कितनी मतलब वेरिएशन है, कितनी ज़्यादा वेराइटी है. बट अगर उसके साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स. Systematics is the branch of the study in which not only the diversity of the organisms is studied but also their evolutionary relationships are also studied. मैं आपको उस दिन बता भी रही थी जब मैंने लास्ट क्लास ली थी कि आपका तो एक सेंटेंस है, जबकि अगर एमएससी में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में सिस्टमैटिक्स एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, कंप्लीट. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर समझ आ जाए तो. ठीक है, चलो. For the next question is the term taxonomy is introduced by. The term taxonomy जो है वो हमें मालूम है लीनियस नहीं करी है, तो there is no point at A, B and D. So we'll go with the C option, which is absolutely correct. Now the next question is the framework system of the classification in which the various taxonomic categories are arranged in order of the logical sequence. देखो, जब भी लॉजिकल सीक्वेंस की बात आ रही है और क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आ रही है तो ऑब्वियसली वो हायरार्की ही होगी. उसका ना कोई सिस्टमैटिक से मतलब है, ना क्लासिफिकेशन, ना टेक्सोन. हायरार्की इज द राइट वर्ड फॉर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंस, राइट. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, विच इज एब्सोल्युटली राइट. Now we come to the next question, seventh question. The basic unit of the classification. देखो, the basic unit classification का species ही है, क्योंकि जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक है, कोई आपकी बिल्डिंग है, उसका बेसिक जो यूनिट है वो एक ब्रिक है. हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है, तो उसी तरह क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज़ है. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. कैरोलिस लीनियस इज एसोसिएटेड विद. कैरोलिस लीनियस का आपको जब मैंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करवाया था तो सबसे पहले यही समझाया था कि लीनियस थे जो उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसमें कि हम लोग जैसे मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका कहा जाता है, जिसमें एम कैपिटल होता है और जो सेकेंड वर्ड होता है उसमें आई स्मॉल होता है. अगर हम उसको लिखते हैं तो दोनों वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं, नहीं तो ये इटैलिक्स में आ जाते हैं. एंड दिस वॉज गिवन बाय कैरोलिस लीनियस. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, binomial nomenclature, which is absolutely right. Now we come to the question number 9. In the nature, the biologically cohesive unit amongst the taxa. देखो, taxa में जो biological cohesive unit है नेचर में, प्रकृति में, क्या है, the same thing. जीनस नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, फाइलम भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो स्पीशीज. ठीक है, तो वो विल गो विद द लास्ट ऑप्शन, which is species. Absolutely right. Now we come to the question number 10. Taxon is the unit of. Obviously taxon किसका यूनिट है, ना स्पीशीज का, ना जीनस का, ना ऑर्डर का. टेक्सोनमी का यूनिट है taxon. तो we'll go with the option number D, which is absolutely right. Now we go to the question number 11, which is not correct. ये ध्यान देना कि कौन सा करेक्ट नहीं है. बच्चे नॉट पढ़ते ही नहीं है and they go on doing this question. एनी क्वेश्चन मतलब पहला, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो म्यूजियम है वो किसका कलेक्शन होता है, फोटोग्राफ्स होती हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स की. मैंने आपको कल ही ये क्लास में करवाया है म्यूजियम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बताई है कि कैसे
म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो पहला ऑप्शन ही इसका गलत लग रहा है मुझे। दूसरा है बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है हर्बेरियम हाउस इज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व द प्लांट स्पेसिमेन। यस, कल हर्बेरियम के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि पहले कैसे उनको रखा जाता है, ड्राई किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन लग रहा है। की इज़ द टेक्सोनोमिक एड, बिल्कुल की भी एक टेक्सोनोमिक एड है। सो ए ऑप्शन जो है जिसमें फोटोग्राफ्स लिखी जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो होती हैं, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए विच इज़ राइट। नाउ वी कम टू द 12th क्वेश्चन, विच वन शोज द करेक्ट हायरार्किकल अरेंजमेंट। ये तो बिल्कुल आपको रट ही लेना चाहिए, मतलब इनफैक्ट आपको याद हो ही गया होगा कि जो किंगडम है, फिर डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है और फिर स्पीशीज है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसार कन्वेंशन वॉज, पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दूसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तीसरा वेटलैंड कंजर्वेशन, चौथा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। इनकी जो रामसर कन्वेंशन हुई थी वो बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड हुई थी। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड से उसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द डी पॉइंट विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Now we come to the question number 14. Who gave the nomenclature according to which humans are called Homo sapiens? Obviously nomenclature binomial lineage नहीं दिया है तो इंसान का अलग तो देंगे नहीं वो, ठीक है। So we'll go with the fourth option D, lineage, which is absolutely correct, and we'll go with the option number D. Now question number 15 है, nomenclature is governed by certain universal rules. बिल्कुल nomenclature जब मैंने आपको बताया है तो उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें rules चलते हैं। Which one of the following in contrary to the rules of the nomenclature? अब इनमें कौन सा जो है जो उसके contrary है वो चुनना है। तो इसमें A जो है when written by hand the names are to be underlined, ठीक है। Biological names can be written in the any language। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और तीसरा है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक नेम। और चौथा है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्ररी है इसमें ये ऑप्शन नंबर डी है कि द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट फॉर अस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज द लेबल ऑफ ए, ये ना आप अपने दिमाग में करते रहिए एंड वेट फॉर माई आंसर, और खुद मैच करिए कि जो मैं आंसर्स बता रही हूँ वो आप उसमें से कितने कर पा रहे हैं। तो इट विल बी बेटर फॉर यू, आपके लिए बेटर रहेगा नीट की प्रिपरेशन। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये नीट में आए हुए हैं, नीट 2016 में भी आए हुए हैं, एम्स में भी आए हुए हैं। सो दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। सो हर चैप्टर के साथ मैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर चलूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने कल हर्बेरियम के बारे में कंप्लीट बताया था शीट के बारे में, तो हमने उसमें डेट ऑफ कलेक्शन का भी नाम लिया था, नेम ऑफ द कलेक्टर का भी लिया था, लोकल नेम भी हमने लिया था, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट का इससे कोई लेना देना नहीं था। सो फॉर 16 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट फॉर अस। वी डू नॉट कंसिडर द हाइट ऑफ द प्लांट इन द हर्बेरियम शीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द व्हीट डिराइव्ड बाय बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो 17 क्वेश्चन है उसका ट्रिटिकम ईस्टिवम जो है दैट इज़ द राइट आंसर। व्हीट का जो है ये साइंटिफिक नेम है। और देख लीजिए कि टी पहला कैपिटल है, दूसरा ए जो है वो स्मॉल में है और इटैलिक्स में तो है ही। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर थे कि मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दैट ऑफ 2। जो हर्बेरियम होता है दैट इज a place where dried and pressed plant specimens mounted on the sheets are kept. So तो A will be with the option number 3. दूसरा है की जो होती है वो क्या होती है, की एक बुकलेट होती है जिसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एंड देयर ऑल्टरनेट्स। जब भी ऑल्टरनेट्स हो तो फिर की का होगा, क्योंकि उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना एन ऑर्गेनिज्म विद विंग्स, फिर सेकंड आ गया विदाउट विंग्स, तो ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स होते हैं तो ये की हो जाएगा। म्यूजियम वो प्लेस होती है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कॉलेज में भी होती है, मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था, और स्कूल्स में भी म्यूजियम्स होते हैं।
और लास्ट है कैटलॉग। क्या होता है कैटलॉग? वो होता है जैसे आपके बुक्स के एनसीईआरटी के कैटलॉग होते हैं ना, दैट न्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। ये एड करते हैं आइडेंटिफिकेशन को, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है उसमें उसके बारे में, ठीक है। सो इसमें ये डी ऑप्शन जो था वो ठीक था, जिसमें हम लोगों ने ये मैच करा है। तो ये क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 के 11th क्लास के। आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चन सो दैट द टॉपिक्स गेट क्लियर टू यू बेटर इन अ बेटर वे, ठीक है। एंड विल स्विच ओवर टू द सेकेंड चैप्टर इन द माई नेक्स्ट क्लास। टिल देन अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड clicking the bell icon will give you the further notifications. Okay, take care, stay safe, stay home, bye bye.